अब डिस्कस द कंट्रीब्यूशन इन प्राकारवाद के संबंध रेडक्लिफ ब्राउन के योगदान की विवेचना कीजिए। टू डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन रिगार्डिंग फंक्शनलिज्म, तो हम प्राकारवाद की पहले परिभाषा देख लेते हैं कि प्राकारवाद आखिर है क्या। तो प्राकारवाद फंक्शनलिज्म, प्राकारवाद के विषय में रेडक्लिफ ब्राउन के विचार और उसकी मौलिकता को प्रकट कीजिए। इसलिए रेडक्लिफ ब्राउन को प्रमुख प्राकारवादी मानवशास्त्री कहा जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक अंडमान आइलैंडर्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन ए प्रिमिटिव सोसाइटी में प्राकारवाद की जो व्याख्या है प्रस्तुत की। तो रेडक्लिफ ब्राउन किस तरीके से अपनी परिभाषा देते हैं, तो प्राकार शब्द की परिभाषा देते हुए लिखा है कि किसी विशेष सामाजिक चलन का प्राकार संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के रूप में संपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए किया गया उसका मतलब इनने क्या है कि किसी विशेष सामाजिक चलन के लिए, किसी विशेष व्यवस्था को चलाने के लिए हमें जो कार्य है, जो कार्य करना पड़ता है, ये सामाजिक व्यवस्था को हमेशा गतिशील रखने के लिए जो भी किया जाता है वह प्राकारवाद है। तो इस परिभाषा में ब्राउन ने अब क्या कहा कि प्रत्येक समाज व्यवस्था में पाई जाने वाली फंक्शनल यूनिटी के विषय में लिखा है, जिसकी व्याख्या करते हुए ब्राउन ने कहा है यह है यानी फंक्शनलिज्म, यह एक ऐसी दशा है कि समाज व्यवस्था के सभी अंग एक साथ कार्य करें, करते हुए काफ़ी सीमा तक संतुलन तथा आंतरिक संगति बनाए रखते हैं। शब्दों में निरंतर चलने वाले संघर्षों को उत्पन्न नहीं, जिनका ना तो निराकरण ही किया जा सकता है और ना ही नियमन। अब ब्राउन के जो प्राकारवाद की व्याख्या किस तरीके से ब्राउन ने की है वो हम देख लेते हैं। ब्राउन की प्राकारवाद संबंधी अवधारणा की व्याख्या हम देख लेते हैं। तो पहली जो व्याख्या है जो पहला पॉइंट है व्याख्या का, वह आंशिक क्रिया का योगदान ही प्राकार है। उन्हें कहा जो आंशिक क्रिया है उसका जो योगदान होता है वही प्राकारवाद है। तो ब्राउन की प्राकारवाद की परिभाषा में प्राकार को किसी आंशिक क्रिया के उस योगदान के रूप में दर्शाया गया है कि जो वह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को प्रदान करती है, जिसका कि वह भाग है। और अधिक व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा है कि किसी बार बार कोई क्रिया यानी किसी बार बार की जाने वाली क्रिया, जिससे जैसे कि किसी अपराध के लिए दिया जाने वाला दंड किसी मृत्यु संस्कार का प्राकार है। जब किसी बार बार की जाने वाली क्रिया जैसे किसी अपराध के लिए दिया जाने वाला दंड क्या है, ये किसी मृत्यु संस्कार का एक प्रकार है। उसकी वह भूमिका है जो संपूर्ण सामाजिक जीवन में भी है और इस प्रकार संरचनात्मक निरंतरता को बनाए रखने में योगदान प्रदान करती है। अब दूसरा पॉइंट है सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बना रहता है। तो ब्राउन के अनुसार प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था में संगठित नियमित प्रतिरोध संगठित विरोध भी पाया जाता है। तो सामाजिक व्यवस्था में तो आप जानते हैं कि संगठन होता है, कहीं विरोध होता है, कहीं कुछ होता है, तो समाज में चलता ही रहता है। तो ब्राउन क्या कहते हैं इस बारे में, किंतु ब्राउन के विचार में उसको कभी भी समाज व्यवस्था के लिए खतरा नहीं बन जाना चाहिए। मतलब कि विरोध चलता रहे लेकिन उसे वो खतरा ना बन जाए समाज के लिए, बस यही ब्राउन का विचार है। इसके उपचार स्वास्थ्य समाज के सभी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, क्योंकि अगर कोई प्रश्न है तो उसका आंसर भी मिलेगा, कोई समस्या है तो उसका हल भी मिलेगा। ये सब एक दूसरे में संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन बस इतना नहीं हो जाना चाहिए कि समाज के लिए खतरा बन जाए। बस यही समाज व्यवस्था का संतुलन है ब्राउन के अनुसार, यही ब्राउन के विचार है। इन्होंने अपने शब्दों में कहा कि समाज व्यवस्था की प्रत्येक उपसंरचना की एक विशिष्ट कार्य करती है और उस विशिष्ट कार्य का कुछ प्रकार भी होता है, कुछ फंक्शन भी होता है जो योगदान में दिखाई देता है, जो वह उस समाज व्यवस्था को बनाए रखने में प्रदान करती है। अब तीसरा पॉइंट है शारीरिक जीवन से सामाजिक जीवन की तुलना। ब्राउन का अब विचार है ब्राउन का तीसरा विचार है कि प्राकारवाद की अवधारणा में सामाजिक जीवन और सायवी जीवन यानी शारीरिक जीवन में समानता पर आधारित है, जबकि उसके विचार ये है समता सावधानीपूर्वक प्रयुक्त की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन और सामाजिक जीवन में जो भी मतलब संतुलन रखना चाहिए वो बड़ी सोच समझ के सावधानीपूर्वक रखना चाहिए। अब ब्राउन के अनुसार सायवी शरीर की व्याख्या कैसे की गई है तो ये देख लेते हैं। ब्राउन ने सामाजिक जीवन को मनुष्य के शारीरिक जीवन के मजबूत सादृश्य मतलब एक समान बताया। उन्होंने कहा कि जो सामाजिक जीवन है और शारीरिक जीवन है लगभग एक जैसा ही होता है। अब इन्होंने फिर कहा कि मनुष्य का शारीरिक एवं सावयवी संरचना की व्याख्या करते हुए ब्राउन फिर कहते हैं कि एक पशु या प्राणी की जो कोष होते हैं, सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, अंतरालस्थ तरल पदार्थों का जो योग है, जो उनके लिक्विड हैं अंदर उसकी लिक्विड हैं यानी कोष के द्रव हैं, उनका जो योग होता है जो कि एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है और एक क्रम में होता है। यह क्रमबद्धता ही उन सेल्स को जोड़ने और पदार्थों का जोड़ मात्र ही नहीं है, बल्कि एक जीवित समन्वय संपूर्ण रूप से प्रकट होता है। मतलब शरीर क्या है, सेल्सों का एक समूह है और जो जीवित रूप में प्रकट होता है।
एक जैविक रसायन शास्त्री के लिए यह जीवित संपूर्ण जटिलता अणुओं में एक समन्वय जटिल व्यवस्था है। तो इस प्रकार के विचार ब्राउन ने दिए। प्राणी एक निर्मित संरचना है। जो प्राणी है वो क्या है? एक निर्मित संरचना। तो ब्राउन के अनुसार कोई प्राणी स्वयं अपनी संरचना नहीं, अपितु उसके शरीर में विद्यमान छोटे छोटे कोशिकाओं से विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। विभिन्न अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं। सभी तंत्र मिलकर के एक प्राणी का निर्माण करते हैं। मतलब इन्होंने सिर्फ साइंस पर आधारित की अपनी संरचना। इसलिए ब्राउन कहता है कि प्राणी स्वयं एक संरचना नहीं, अपितु वह एक संरचना रखता है। ब्राउन द्वारा एक प्राणी व एक समाज में अंतर किया है। यद्यपि ब्राउन का समस्त प्राकारवाद एक प्राणी शास्त्र संरचना तथा एक सामाजिक संरचना की समानता पर आधारित है। तो प्राकारवाद जो ब्राउन का है वो क्या पे आधारित है? सामाजिक संरचना और सादृश्यता पर आधारित है। किंतु फिर भी रैडक्लिफ ब्राउन ने एक प्राणी और एक समाज में अंतर दिया है तथा समानता बताते भी उन्होंने अंतर बताया है कि सादृश्यता केवल एक उपमा के रूप में प्रयोग की जाने पर बल देती है। उसके विचार सामाजिक जीवन तथा सायवी जीवन में समरूपता हुए भी पर्याप्त अधिक अंतर है, जिसका वर्णन आगे है। तो दैहिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक आचरण में अंतर। तो दैहिक प्रक्रियाओं और सामाजिक आचरण में क्या अंतर है? तो सवयवी संरचना कुछ सीमा तक अपनी दैहिक कोशिकाओं से अलग होती है, किंतु सामाजिक संरचना में उसके प्रत्येक संबंध को केवल सामाजिक आचरण में ही देखा जाता है। किंतु क्या होता है कि उसे सामाजिक आचरण में ही देखा जाता है, लेकिन फिर भी वो भिन्न होती है। संरचनात्मक प्रारूप में परिवर्तन। जब भी कोई प्राणी ब्राउन के अनुसार अपने संरचनात्मक प्रारूप को नहीं बदल सकता है, जैसे किंतु इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं कि एक समाज ने परिस्थितियों के अनुसार अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने संरचनात्मक स्वरूप को बदल दिया है। अब तीसरा है समन्वय संबंधी अंतर। एक प्राणी शास्त्र संरचना में किसी दूसरी बड़ी प्राणी शास्त्रीय संरचना में समन्वित होकर उसका एक भाग नहीं बन जाती, जबकि एक छोटा समाज अपने से बड़े किसी समाज में समन्वित उसका एक अभिन्न अंग बनकर रह जाता है। तो ये अंतर बताया है कि जो प्राणी की संरचना है, मतलब एकत्रित होकर समन्वित होकर के एक भाग नहीं बनती है, लेकिन समाज एक भाग एक अंग बनकर रह जाता है। चौथा है स्वतंत्र और सचेतन जो कोशिकाएं हैं और व्यक्तियों में अंतर। मतलब कोशिकाओं में अंतर और समाज, यहाँ सीधी सीधी बात है, मानव में और मानव समाज में अंतर देखा गया। मानव के शरीर में और मानव में अंतर बताया गया है। सीधा सीधा एक बात समझ लो बस। तो प्राणी शास्त्रीय संरचना को निर्माण करने वाले जो कोशिकाएं हैं वो ना सचेतन होते हैं ना स्वतंत्र होती हैं, जबकि वे समाज शास्त्रीय संरचना को निर्मित करने वाले कोशिकाओं एवं व्यक्ति स्वतंत्र, सचेतन तथा संकल्पशील होते हैं। न केवल वो सामाजिक संरचना के विरुद्ध कार्य करते हैं, अपितु इसका त्याग भी कर देते हैं, जबकि प्राणी शास्त्र संरचना में उसके कोशिकाओं द्वारा ऐसा कर पाना असंभव। उन्होंने बताया, सीधा सीधा बताया कि जो कोशिकाएं हैं वो स्वतंत्र नहीं होती हैं, एक दूसरे से बंधी होती हैं, और जबकि जो मानव होता है वो एक दूसरे से बंधा नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है और वो कहीं भी जा सकता है, उसके बिना कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन अगर कोशिकाएं हट गई शरीर से तो गड़बड़ ही गड़बड़ है, आप समझ सकते हैं। मृत्यु संबंधी अंतर होता है। तो प्राणी शास्त्रीय संरचना में जो अप्रक्रियाओं की जो निगेटिव क्रियाएं हैं, अधिक योगदान प्राणी की मृत्यु पर कर सकता है, जबकि समाजशास्त्र संरचना में इन अर्थों में मृत्यु कभी नहीं होती। उन्होंने कहा कि मानव की तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन समाज की मृत्यु नहीं होती। सीधा सीधा बात। आर ब्राउन द्वारा व्यक्त प्राकारवाद की जो समस्याएं हैं, आप समस्याएं देख लें, समस्याएं क्या हैं। प्राकारवाद अवधारणा की उसकी व्याख्या करने में रैडक्लिफ ब्राउन ने कुछ फंक्शनल प्रॉब्लम का भी उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। तो पहली प्रॉब्लम क्या है? तो सामाजिक शरीर शास्त्र की समस्या। ब्राउन ने के अनुसार जो यह एक विकट समस्या भी बताई गई है और कहा कि इससे ज्ञात किया जा सकता है कि सामाजिक संरचना किस प्रकार कार्य करती है, विशेष रूप से शारीरिक संरचना के रूप में व्यक्त कराने के उपरांत ऐसा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शरीर में जो संरचना होती है वो व्यक्त करती है कि सामाजिक संरचना है वो किस प्रकार से होती है, मतलब कि मानव का जैसा व्यवहार होगा वैसे ही समाज होगा। सीधी सीधी बात है। सामाजिक रचना शास्त्र की जो समस्या है, अब सामाजिक संरचना की समस्या। सामाजिक रचना शास्त्र में संबंधी अनेक समस्याएं आधुनिक समाजशास्त्र में प्रकारवादी विचारधारा से उत्पन्न हुई है, जैसे सामाजिक संरचनाओं की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनकी बीच समानता, उनके बीच अंतर। और सामाजिक विकास संबंधी समस्याएं, सामाजिक संरचनाओं का अस्तित्व में आना, उनके परिवर्तन होना एवं परिवर्तन की प्रक्रिया, उसके स्रोत एवं कारकों के साथ परिवर्तन की दिशा आदि समस्याएं समाजशास्त्र के विकास संबंधी समस्याएं जो आधुनिक समाजशास्त्र में विद्यमान। अब है सामाजिक स्वास्थ्य और सामाजिक रोग संबंधी हमारे रैडक्लिफ ब्राउन के विचार। रैडक्लिफ ब्राउन के जो प्रकार है या प्रकारवाद और प्रकारवाद के संबंध में अपनी अवधारणा व्यक्त करने के साथ साथ कॉन्सेप्ट ऑफ डिसफंक्शन का भी विस्तार से व्याख्या की है। मतलब जो हमारे रैडक्लिफ ब्राउन है उन्हें फंक्शनल प्रकारवाद की भी व्याख्या की है और नॉन प्रकारवाद की भी व्याख्या की, अप्रकारवाद, जिसके विचार में सामाजिक स्वास्थ्य और सामाजिक रोग की दशाएं भी उत्पन्न होती हैं। इन दोनों में क्रमशः यूनोमिया, डिसनोमिया कहकर पुकारा है। इन्होंने उसे क्या कहकर पुकारा है? यूनोमिया और डिसनोमिया।
कहकर बोला है। इस संबंधी उनके विचारों में अग्रलिखित रूप से वर्णन किया गया है, वो इस प्रकार है। अब यूनोमिया और डिसनोमिया का संबंध जो रेडक्लिफ ब्राउन का विचार है वो किस तरीके से है कि जो यह अति प्राचीन चिंतन से जोड़ते हुए इन्होंने लिखा है कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में ही ग्रीक चिंतन में इस बात को स्वीकार कर लिया था कि समाज अथवा नगर राज्य पर प्राणी की भांति ही स्वास्थ्य एवं सामाजिक रोग के विचार लागू किया जा सकता है। ब्राउन के अनुसार समाज की अच्छी व्यवस्था अथवा स्वास्थ्य दशा यूनोमिया कहलाती है और समाज की जो बुरी दशा होती है वो डिसनोमिया कहलाती है। अच्छा, ये दशाएं दोनों भिन्न भिन्न जो सामाजिक स्थितियों को प्रकट करते हैं। तो नोमिया और डिसनोमिया आपको समझ में आ गया हो कि जो अच्छी स्थिति है वो यूनोमिया है और जो बुरी स्थिति है वो डिसनोमिया है। अब ब्राउन द्वारा है यूनोमिया तथा डिसनोमिया की व्याख्या किस प्रकार से की गई है। तो ब्राउन ने दोनों सामाजिक दशाओं को व्याख्या करते हुए बताया है कि जब समाज की प्रमुख संस्थाएं अपने अपने निर्धारित कार्यों को पूर्ण करती हैं तो वे सभी सुचारू रूप से चलती हैं। जिनकी उनसे अपेक्षा की जाती है समाज सदस्यों की जो आकांक्षा उनसे पूर्ण होती रहती हैं तथा कहा जाता है कि समाज स्वस्थ स्थिति में है। तो आप समझ लियो कि इसे क्या कहते हैं, एनोमिया की डिसनोमिया है तो यूनोमिया कहते हैं। किंतु जब समाज में निर्धनता, बेकारी, भ्रष्टाचार, अपराध बढ़ जाते हैं तो ये सब जो और समाज की मतलब जस्टिस का उल्टा हो जाता है तो उसे डिसनोमिया कहा जाता है। तो आप जान अब दुर्खीम द्वारा जो संबंधित विचार हैं रेडक्लिफ ब्राउन के वो हम बता रहे हैं। रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा जो सामाजिक रोग नामक विचार का अनुमोदन महान समाजशास्त्री दुर्खीम ने भी अपने सामाजिक व्याधिक यानी सोशल पैथोलॉजी से संबंधित विचारों को दिया है। रेडक्लिफ ब्राउन ने जिसको डिसनोमिया कहा है, दुर्खीम ने उसे एनोमी कहा है। अपने आत्महत्याओं के प्रतिशत अध्ययन में उन्होंने लिखा है कि बहुत से देशों में 19वीं शताब्दी में आत्महत्या बढ़ती हुई दरें उन देशों के सामाजिक क्षेत्रों की व्यवस्था का एक लक्षण है। इस प्रकार दुर्खीम ने प्रकार के संप्रत्ययों को लागू कर सामाजिक व्याधि को एक वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया है। अब इस सामाजिक संरचना के लिए खतरा ही आधार है। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने बताया कि अनुसार यूनोमिया और डिसनोमिया के आधार का किसी सामाजिक क्रिया अथवा स्थिति पर अच्छा बुरा होने का कोई सरोकार नहीं। वास्तविकता यह है कि जब सामाजिक संरचना के लिए प्रकारों द्वारा एकता रहती है तो सामाजिक स्वास्थ्य की यूनोमिया कहते हैं और जब इसका उल्टा होता है तो डिसनोमिया कहते हैं। यदि इसका एकता नष्ट कर दी जाए तो उसे डिसनोमिया कहते हैं, जैसे सामाजिक रोग होना। अब यूफोरिया और डिस्फोरिया, तो रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक प्रकार से संबंधित व्यक्ति को संवेगात्मक स्थिति पर विचार भी किया है। तो संवेगात्मक स्थिति कैसी है कि सुख का बोध की स्थिति जो हमारा मतलब सीधी सी बात, अच्छी स्थिति है तो यू लग जाएगा और यदि बुरी स्थिति तो डिस लग जाएगा आगे। तो यूफोरिया क्या है, यूफोरिया क्या है कि सुख, शोक क्या है डिस्फोरिया। इसकी व्याख्या करते हुए रेडक्लिफ ने लिखा है जब कोई व्यक्ति अच्छी संतोष या संतुलित अवस्था को अपने आप में पाता है तो उसे यूफोरिया की अवस्था कहते हैं। यदि इसके विपरीत पाता है तो डिस्फोरिया की अवस्था कहते हैं। अब है प्रकार्यात्मक उपकल्पना संबंधी ब्राउन के विचार। फिर ब्राउन के विचार आ गए। अब इतना बड़ा प्रश्न आप तो नहीं लिखोगे तो 2-2 4-4 हेडिंग इसकी ले लेना और लिख देना। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने मौलिक रूप से प्रकारवादी विचार रखे हैं। जो रेडक्लिफ ब्राउन क्या है, ये प्रकारवादी विचार है। प्रकारवादी विचारों को प्रस्तुत करना ही इनका उद्देश्य हमेशा से रहा है और इन्होंने उसे अच्छी तरीके से परिभाषित कर अपनी दृष्टिकोण से उनकी व्याख्या भी की और इन्हें फंक्शनल ऑफ हाइपोथेसिस यानी प्रकार्यात्मक उपकल्पना कहकर ही पुकारा है। रेडक्लिफ ब्राउन ने इस प्रकारात्मक उपकल्पना की जो विशेषताएं बताई हैं वो निम्नलिखित है। अब यहाँ क्या पूछी गई है, उपकल्पना पूछी गई यानी हाइपोथेसिस पूछी गई है। तो प्रश्न तो स्पष्ट बता देगा कि आपका कि क्या लिखना है, हाइपोथेसिस लिखना है कि क्या लिखना है। जो इस प्रश्न में बताया तो वो ही लिखना है। अब प्रकार जो फंक्शनलिज्म है उसका जो एकता की स्थिति है वो किस प्रकार, तो ब्राउन ने प्रकारवादी दृष्टिकोण की उपकल्पना हाइपोथेसिस में इस स्थिति का वर्णन किया है कि एकता की स्थिति प्रकारात्मक एकता की स्थिति के रूप में किया है जिसमें समाज की व्यवस्था में भाग लेने वाले सभी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ अनुकूल हों, मतलब एक दूसरे के साथ सहायता करती हैं, समायोजन तथा सामंजस्यपूर्ण संबंध रखती हैं, मतलब पॉजिटिव संबंध रखती हैं। सामाजिक प्रकार की 2 आधारभूत मान्यताएं भी हैं। वो क्या है, तो प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण की उपकल्पना के निर्माण में 2 आधारभूत मान्यताएं हैं जिसे विश्वास केंद्रित किया है जो निम्न प्रकार है। तो प्रकार को खोजने का प्रयास करना और तुलनात्मक अध्ययन में सावधानी, ये 2 इसकी मान्यताएं हैं। तो ब्राउन के अनुसार प्रकारात्मक उपकल्पना के निर्माण में सामाजिक प्रकार का सिद्धांत केवल इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक सामाजिक क्रिया को कुछ न कुछ प्रकार होता है जिससे खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन में सावधानी है। तो ब्राउन के अनुसार दो समाजों की तुलना करने में बहुत बड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि 2 समाजों में एक समान दिखने वाली जो प्रथाएं हैं या सामाजिक क्रियाएं हैं प्रकार भी उनके एक जैसे ही हों। अब तीसरा पॉइंट आता है इसका
प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण, तो सामाजिक व्यवस्था का स्पष्टीकरण ब्राउन के अनुसार प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण किसी अन्य दृष्टिकोण का प्रतिबंध जो प्रतिस्पर्धी ना होकर के पूरक के रूप में ही होता है। क्योंकि जब हम प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण की उपयोगिता बताते हैं तो हमारा जो अर्थ होता है दृष्टिकोण से उसकी श्रेष्ठता होना ना होकर केवल दृष्टिकोण का अन्य लाभ होता है जो दृष्टिकोण से हो सकता है। तो विभिन्न दृष्टिकोणों में मतभेद भी हो सकता है, संघर्ष नहीं हो सकता। लेकिन यह सोचकर ही हमें प्रकारात्मक दृष्टिकोण या दृष्टिकोणों का पूरक ही मानना चाहिए, न कि प्रतिद्वंदी। तो जो प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण है ये प्रतिद्वंदी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं, हमें सिर्फ इतना ही समझना था। अब अगली हाइपोथेसिस का जो है सामाजिक संतुलन असंतुलन दोनों का अध्ययन में सहायक होती है। तो जो फंक्शनलिज्म दृष्टिकोण होता है ब्राउन के अनुसार सामाजिक संतुलन और सामाजिक असंतुलन जैसी दोनों ही स्थितियों का अध्ययन करने में बहुत सहायक होता है। यहाँ इसके द्वारा फंक्शन के सकारात्मक दृष्टिकोण पर विचार किया जाता है, वहाँ डिसफंक्शन में के नकारात्मक योगदान का भी अध्ययन किया जाता है। तो मतलब इसमें कहा कि जो बुरी चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ें हैं, जो नकारात्मक इफेक्ट हैं और पॉजिटिव इफेक्ट हैं, उनका अध्ययन किया जाए। अब अगला है 5वां संस्कृति एवं सभ्यता का क्रमबद्ध विकास। तो ब्राउन के अनुसार जो प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण में यह स्वीकार नहीं किया कि मानवीय सभ्यता अथवा संस्कृति का विकास योजनाधीन तरीके से हुआ। तो प्रोफेसर लोबी ने लिखा है कि ऐसे विचार प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण के विपरीत हैं, क्योंकि प्रक्रियावाद की मान्यता है कि संस्कृति एवं सभ्यता की सभी इकाइयाँ एक क्रमबद्ध तरीके से संबंधित होती हैं। इस प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण इसी मान्यता पर आधारित है। मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति का विकास योजनाबद्ध तरीके से हुआ है। तो धन्यवाद साथियों।